दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। जनता मंतर प्रोटेस्ट पूरी तरह समाप्त हो चुका है और दोनों पक्षों में आपसी सहमति हो गई है। अब ये जरूर सोचने का समय आ गया है कि आखिर सीजेपी प्रोटेस्ट पर घाटे में कौन रहा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, और आखिर सीजेपी को क्या मिला और क्या नहीं मिला। दोस्तों, जब हम इस जनता मंतर प्रोटेस्ट पर बात करते हैं तो सबसे पहले आखिर सीजेपी के पीछे कौन है, ये जरूर देखना चाहिए। और ये बात इसलिए कि सीजेपी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं। आरोप ये लगते हैं कि सीजेपी फिलहाल भारत विरोधी ताकतों के द्वारा तात्कालिक रूप से खड़ा करा गया एक मंच है। लेकिन इसके जवाब में एक दूसरे लोग यह भी कह देते हैं कि भारत में एक आदत बन गई है कि जो भी मोदी विरोध करेगा, जो भी सरकार का विरोध करेगा, उसको भारत विरोधी टैग उसके माथे में लगा दिया जाएगा। और वो ये कहते हैं कि चूंकि सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए सीजेपी आगे आई, सरकार की कुछ व्यवस्थाओं का विरोध करने के लिए सीजेपी आगे आई, इसलिए सीजेपी को भारत विरोधी कहा जा रहा है। फिलहाल मैं दोनों पक्षों से प्रभावित हूँ, लेकिन क्या सीजेपी वास्तव में फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है? क्या सीजेपी का जो मास्टरमाइंड है उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसको कहाँ से पैसा मिल रहा है, वो किन आदर्शों पर चल रहा है, भारत में उसके दोस्त कौन है और विदेशों में उसको कौन फाइनेंस कर रहा है, ये देखना होगा। और उसके बाद हमें विचार करना चाहिए कि सीजेपी की वास्तविकता क्या है। फिलहाल देखने से आप सबको लगता होगा कि सीजेपी का सब कुछ अभिजीत दीपके है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीजेपी का सब कुछ अभिजीत दीपके नहीं है। अभिजीत दीपके इसका एक पॉलिटिकल फेस है। इसका जो मास्टरमाइंड है वो सौरभ कांत दास है। और इसलिए मैं आज चर्चा करूंगा, आपको ये बताऊंगा कि आखिर सौरभ कांत दास है कौन, कौन इसके मित्र हैं और कौन इसको पैसा दे रहा है। उसके बाद ये फैसला आपका है कि आप वो सीजेपी को फंडेड बाय इंडियन भारत विरोधी ताकतों के द्वारा फंडेड मान लो, या सीजेपी को उसके बाद भी आप राष्ट्रवादी मान लो। फिलहाल सौरभ कांत दास पेशे से एक पत्रकार है और यह पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और एक वामपंथी पत्रकार है। जब हम विचारधारा के स्तर पर बात करते हैं तो सौरभ कांत दास खुद को कॉमरेड बताता है और वो कहता है कि वो मार्क्स और लेनिन से प्रभावित है। लेकिन सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। इसकी विचारधारा कम्युनिस्ट है और ये अनेक आर्टिकल भी लिखता रहा है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके आर्टिकल किन प्रकाशनों में छपते हैं। अब वो प्रकाशन कैसे हैं ये आप सब जानते होंगे, मैं आपको बस प्रकाशनों के नाम बताऊंगा और फिर आप खुद फैसला करें कि कौन है जो सौरभ कांत दास को अपने पब्लिकेशन में स्पेस दे रहा है। इसके आर्टिकल कहाँ छपते हैं? इसके आर्टिकल छपते हैं अल जजीरा में, इसके आर्टिकल छपते हैं द वायर में, इसके आर्टिकल छपते हैं द हिंदू में, और भी है दो चार। लेकिन यह तीन वो पब्लिकेशंस हैं जहां सौरभ कांत दास को एक बहुत बड़ा स्पेस मिलता है,
जितना बड़ा वो पत्रकार नहीं है उससे ज़्यादा बड़ा स्पेस सौरभ कांत दास को मिलता है। अब द वायर क्या है, द हिंदू क्या है, अल जजीरा क्या है, मुझे लगता है आप बहुत समझदार हैं और आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई टैग नहीं बांटने आया हूँ आज, बस मैं आपको सच्चाई से अवगत कराने आया हूँ कि किसको कौन पैसा दे रहा है, कौन स्पेस दे रहा है और कौन उसके दोस्त है। तो फिलहाल ये एक पत्रकार है, विचारधारा से कम्युनिस्ट है और छपते कहाँ हैं, इन्हें स्पेस कहाँ मिलता है वो मैंने आपको बता दिया। अब इनकी मित्र मंडली कौन सी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपने नाम सुना होगा उमर खालिद, इसको भी दिल्ली के दंगों का मुख्य अभियुक्त माना जाता है ताहिर हुसैन की तरह। ताहिर हुसैन को तो अभी आपको मालूम होगा इसी महीने में अदालत ने दोषी ठहरा दिया है और उसको सजा मुकर्रर कर दिया। उमर खालिद यूएपीए के अंतर्गत जेल के अंदर बंद है। इसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा शरजील इस्लाम। ये वो है जिसने शाहीन बाग के समय कहा था कि नॉर्थ ईस्ट हमारे कब्जे में है और भारत से नॉर्थ ईस्ट को एक सड़क जाती है, एक रास्ता जाता है, वो जस्ट लाइक चिकन नेक है और हम जिस दिन उस चिकन नेक में अपने पैर रख देंगे उस दिन हम भारत का विभाजन कर देंगे और भारत के 7 राज्यों को भारत से अलग कर देंगे। और इसके लिए उसने बांग्लादेश और चीन से मदद करने के लिए किसी भी समय तैयार रहने को कहा। फिलहाल सौरभ कांत दास का शरजील इस्लाम के साथ कोई फोटो तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन उमर खालिद के साथ इसके फोटो फिलहाल गूगल जैसे सर्च इंजन पर पड़े हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर मंच पर बाकायदा उमर खालिद के पक्ष में अभियान चलाया गया, उमर खालिद को निर्दोष बताया गया और ये कहा गया कि उमर खालिद की जो मांगे हैं, क्या मांगे हैं, वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, 1000 उस गैंग का सदस्य है। उमर खालिद ने शरजील इस्लाम की इस बात पर हमें हाँ व्यक्त करी थी कि हाँ चिकन नेक हमारे कब्जे में और हम जब चाहे जब भारत को तोड़ देते। तो ये सौरभ कांत दास जो सीजेपी का मास्टरमाइंड है और सीजेपी के नाम के लिए जो पैसा मिल रहा है वो जिस सौरभ कांत दास को मिल रहा है वो सौरभ कांत दास उमर खालिद के घनिष्ठ मित्रों में है और उमर खालिद की जेल से रिहाई के लिए एक व्यापक स्तर पर आंदोलन चला रहा है और जंतर मंतर पर भी पूरे प्रदर्शन के दौरान कोई दिन ऐसा नहीं गया जब सीजेपी के मंच से उमर खालिद के पक्ष में माहौल नहीं बनाया गया। और सिर्फ बात यही नहीं रुक रही, अभी आपको याद होगा जब भारत के प्रधानमंत्री नॉर्वे गए थे और वहाँ के एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ कुछ प्रश्न पूछने के रूप में अभद्रता करने की कोशिश की थी। वो पत्रकार कौन है, किस गैंग से संबंधित है, मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्वे के अंदर एक भारत विरोधी गुट है। ये भारत विरोधी गुट भी उमर खालिद के को जेल से रिहा करने की मांग करता है। ये नॉर्वे के अंदर जो गुट है ये शरजील इस्लाम के पक्ष में लेख लिखता है। ये जो नॉर्वे वाला गुट है इसने शाहीन बाग आंदोलन के समय पर भी बाकायदा शाहीन बाग करने वाली संस्थाओं को पैसा दिया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मसले को उठाया था। और नॉर्वे के इसी गैंग ने इस जनता मंतर प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल स्तर पर उठाने का प्रयास किया था। इसी की एक पत्रकार है हेले लेंगे, यही वो पत्रकार है हेले लेंगे जिसने नरेंद्र मोदी के साथ अभद्रता करने का प्रयास किया था।
ये सौरभ कांत दास हैरी लैंगे के साथ कई डायस शेयर कर चुका है। अब फैसला आपको करना है कि सौरभ कांत दास क्या है, सीजेपी क्या है। अब बात यहीं नहीं रुकेगी। आखिर पैसा कौन दे रहा है सौरभ कांत दास को? वाशिंगटन में एक संस्था है जिसका नाम है पुलित्जर सेंटर। यह पुलित्जर सेंटर भारत में उन लोगों को, उन एनजीओ को, उन संस्थाओं को पैसा देता है जो भारत सरकार के उन नीतियों का विरोध करते हैं जो अमेरिका के हितों में नहीं होती। यानी कि जो भारत की वो संस्थाएं जो ये चाहते हैं कि भारत अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाए, भारत अमेरिकी हितों को से टकराने का प्रयास ना करे, भारत अमेरिकी हितों के खिलाफ जाने का प्रयास ना करे, भले ही उसके अपने हितों को नुकसान न हो। ये है पुलित्जर सेंटर। ये पिछले 1-2 वर्षों में कई करोड़ डॉलर सौरभ कांत दास को दे चुका है। इसके अलावा इस पुलित्जर सेंटर ने अगले 5 सालों में $16 मिलियन सौरभ कांत दास को देने का वादा करा है। फैसला आपको करना है कि सौरभ कांत दास क्या है। इसके अलावा भी 2 संस्था हैं। एक संस्था है लॉर्ड्स फाउंडेशन और दूसरी संस्था है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ये दोनों संस्थाएं कलयुगी राक्षस जो अमेरिका में बैठा हुआ है, जॉर्ज सोरोस, ये उसकी संस्था है। उसकी मूल कंपनियों की ये सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, लॉर्ड्स फाउंडेशन और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ये दोनों संस्थाएं सौरभ कांत दास को फंडिंग करती है। इसमें से लॉर्ड्स फाउंडेशन ने पिछले दिनों $2.4 मिलियन सौरभ कांत दास को दिए, जबकि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने $90 लाख सौरभ कांत दास को दिए। ये दोनों संस्थाएं घोर भारत विरोधी मानी जाती है। और यदि आप भी ये चाहते हो कि आपको इन दोनों संस्थाओं से कुछ मदद मिल जाए, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक संस्था का गठन करना है, कुछ बैनर पोस्टर लगाने बनाने और भारत विरोधी हरकतों में लग जाना है। फिर आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लॉर्ड्स फाउंडेशन और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के लोग खुद ब खुद आपके पास चलकर आएंगे और आपको इसी तरीके से दोनों हाथों से सहायता करेंगे जैसे कि वो सौरभ कांत दास को देते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि जो सीजेपी का मास्टरमाइंड है उसकी बैकग्राउंड क्या है। अब आप इसको एक ऑर्गेनाइजेशन फंडेड बाय एंटी इंडिया फोर्सेज मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ देता हूँ। मैं कोई टैग नहीं दे रहा। अब सवाल ये आता है कि आखिर फायदा में कौन रहा, नुकसान किसे हुआ। एक तरफ मोदी सरकार है और दूसरी ओर 2 लोग हैं, एक राहुल गांधी और एक सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी ने निश्चित रूप से भारत में अपना नाम प्रसिद्ध कर दिया, इस बात से कोई इनकार नहीं। आज की तारीख में यदि मैं भारत के मेट्रो सिटीज़ की बात करूं, अर्बन सिटीज़ की बात करूं और सेमी अर्बन सिटीज़ की बात करूं, तो सीजेपी एक वेल नोन नेम हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। यदि मैं गांवों की भी बात करूं तो गांवों का भी युवा वर्ग फिलहाल सीजेपी के नाम से परिचित हुआ है। और सीजेपी इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट के माध्यम से अपना ब्रांड नेम भारत में एस्टेब्लिश करने में सफल हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
और निश्चित रूप से ये सीजेपी की एक उपलब्धि है। अब सवाल है कि क्या सीजेपी भारत में एक मुख्य राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हो गई है? अभी तो सीजेपी लगातार कह रही है कि ये जो जनता मनता प्रोटेस्ट था और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने की बात थी, ये तो हमारा सिर्फ एक मुद्दा था, लेकिन ये एकमात्र मुद्दा नहीं था। और अभिजीत दीपके ने पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ताकतवर किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात करी, कुछ और लोगों से भी मुलाकात कर रहा है। वो कह रहे हैं हमें आंदोलन लगातार करना है, हमने छात्रों के पक्ष में कर दिया, अब हम किसानों के मुद्दे के लिए करेंगे, हम मजदूरों के लिए भी करेंगे। मतलब महत्वाकांक्षाएं अभी अब पूरी है। यह प्रयास कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का पूरा है कि भारत में एक पूरी तरीके से ऐसा राजनीतिक दल स्थापित हो जाए जो उनके चंगुल में रहे और उनकी सोच से बाहर ना जाए। तो अभी यदि कोई ये कहता है कि सीजेपी एक वेल नोन पॉलिटिकल ब्रांड हो गया, तो ब्रांड हो गया ये तो मान लेता हूँ, लेकिन वो पॉलिटिकल ब्रांड हो गया, मैं अभी इस बात से सहमत नहीं। और इसके अलावा यदि गुडविल की बात करूं कि क्या सीजेपी ने छात्र हितों को लड़ने पर कुछ गुडविल हासिल कर ली है, देश के युवाओं का समर्थन हासिल कर लिया है, मैं इससे भी सहमत क्यों नहीं हूं, मैं अभी बाद में आपको सारे कारण बताऊंगा। यदि चाहती सीजेपी तो वो गुडविल गेन कर सकती थी, एक बड़ा नाम हासिल कर सकती थी, लेकिन वो चूक गई और उसकी उस चूक से सीजेपी को भी नुकसान हुआ है और राहुल गांधी को भी नुकसान हुआ है। तो फिलहाल मेरा ये मानना है कि सीजेपी बस एक अपने नाम को स्थापित करने में सफल हो गई, इसके अलावा वो अभी देश के युवाओं का विश्वास जीतने में भी असफल हो गई, जिसका सबसे बड़ा कारण इस आंदोलन में हुई बदतमीजियां हैं, इस आंदोलन में हुई वो अश्लीलताएं हैं जिसे भारत का समाज किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करता। अब आ जाइए आप राहुल गांधी के ऊपर कि क्या राहुल गांधी को खुश होने की जरूरत है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को झुका दिया, कि उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से भारत के अंदर एक बार फिर यह दिखा दिया कि वो नरेंद्र मोदी को झुकाने में सक्षम है। तो मैं आपको बता दूं कि यह आंदोलन राहुल गांधी का था ही नहीं, यह आंदोलन सीजेपी का था। राहुल गांधी चाहते थे इस सीजेपी का आंदोलन को हाईजैक करना, और वो हाईजैक करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे और कर भी नहीं पाए, क्योंकि अभिजीत दीपके की अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस थी। वो ये तो चाहता था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, वो ये भी चाहता था कि नरेंद्र मोदी सरकार हमारे आगे झुके, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि इसका श्रेय किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को मिले। अभिजीत दीपके और सर्वकांत दास, इनके अरविंद केजरीवाल से व्यक्तिगत रिश्ते हैं, और रिश्ते क्यों ना हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की भी सहायता भारत से बाहर वही ताकतें करती हैं जिन्होंने सर्वकांत दास की सहायता करी, और अरविंद केजरीवाल को दुनिया भर के वही प्रकाशन अपने यहाँ स्पेस देते हैं जो सर्वकांत दास को देते हैं। और वैसे भी अभिजीत दीपके आप पार्टी में एक लंबे समय तक सक्रिय रहा है, और आज भी वो आप पार्टी का एक सक्रिय सदस्य है। तो इसलिए वो राहुल गांधी को स्पेस नहीं देना चाहते थे। हाँ, अखिलेश यादव ने अभिजीत दीपके और सर्वकांत दास से अपनी नज़दीकी बढ़ा ली थी, और वो अखिलेश यादव को स्पेस देने के लिए एग्री हो गए थे, इस शर्त पर
मंच पर आप सीधे सीधे नहीं आओगे, आपकी प्रतिनिधि के रूप में आपकी पत्नी और सांसद डिम्पल यादव आएंगी। और इसीलिए जनता मंतर पर डिम्पल यादव बेरोक टोक आ जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। अब राहुल गांधी की चिंता थी कि इस मंच को हाईजैक कैसे करा जाए, हाईजैक नहीं कर पा रहे थे। तो उसको हाईजैक करने के लिए राहुल गांधी ने दिल्ली के अंदर जो एक इस्लामिक लॉबी एक्टिव है, उस लॉबी से संपर्क करा। यह लॉबी ऑलरेडी राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति लॉयलिस्ट है, और इन्होंने राहुल गांधी ने इस इस्लामिक लॉबी को ये काम सौंपा कि आपको वह रास्ता निकालना है कि कैसे जनता मंतर प्रोटेस्ट को हाईजैक करना है। इस इस्लामिक लॉबी ने राहुल गांधी को सलाह दी कि फिलहाल जेएनयू में छात्र संघ की अध्यक्षा है नेहा बोरा, ये एक थिएटर आर्टिस्ट है मूल रूप से, और नक्सलवादी विचारधारा से संबंध रखती है। इसके अलावा कोई तीसरी उपलब्धि नेहा बोरा के पास नहीं है। थिएटर आर्टिस्ट होने की वजह से इसको जेएनयू को छात्र संघ के चुनाव में एक अच्छा एडवांटेज मिला और चुनाव जीतने में सफल हुई। नेहा बोरा के इस इस्लामिक लॉबी से घनिष्ठ रिश्ते हैं, क्योंकि जब जेएनयू का छात्र संघ का चुनाव हुआ था तब इस्लामिक लॉबी को लगा था कि यदि नेहा बोरा के जगह हमने एसएफआई या एआईएसएफ के उम्मीदवार को लड़ाया तो शायद विद्यार्थी परिषद चुनाव जीत सकती है। इसलिए इस इस्लामिक लॉबी ने एसएफआई और एआईएसएफ को आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्षा, जो मात्र एक थिएटर आर्टिस्ट होने की काबिलियत रखती है, उनके पक्ष में लामबंद करवा दिया और वो चुनाव जीती। राहुल गांधी ने उनकी सलाह पर नेहा बोरा से संपर्क साधा और नेहा बोरा को ये सलाह दी गई कि आप जनता मंतर पर पहुंच जाएं और जनता मंतर के इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने का प्रयास करें। वहाँ वो पहुँच गई, लेकिन अभिजीत दीप के सब के प्रति बहुत सचेत थे और उन्होंने नेहा बोरा को भी जनता मंतर प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की इजाज़त नहीं दी। अब सवाल यह है कि जब राहुल गांधी को लगा हम हाईजैक नहीं कर पा रहे, हम प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पा रहे, तो उन्होंने बहुत सारी नौटंकी करी, वो सब आपने देखी होगी। लेकिन उस नौटंकी से क्या भारत की जनता पर वो कोई छाप छोड़ पाए? मेरा मानना है वो पूरी तरह से असफल रहे। उन्होंने धरना दिया, प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना दिया, उस घर में एक घुसने का प्रयास किया, अखबारों की सुर्खियां बनी, न्यूज़ की सुर्खियां बनी, लेकिन इससे वो भारत की जनता को अपने पीछे मोटिवेट कर पाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। और यदि इसको ऐसा लगता है तो वो गलत फहमी है। बीजेपी और राहुल गांधी, भले ही उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, ये उनकी उपलब्धि है, लेकिन यदि मैं ये सिर्फ जानना चाहूँ कि क्या वो भारत के आम मतदाता का समर्थन जीतने में या और मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में सफल रहे, तो ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे कारण जनता मंतर प्रोटेस्ट में क्या हुआ। हिंसा तो जो हुई वो आप सबने देख ली होगी। इस जनता मंतर प्रोटेस्ट पर रोजाना एक काम जरूर हुआ, किसी ना किसी एक वक्ता ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया। ये नेहा बोरा की टीम ने भी करा, ये अभिजीत दीपके की टीम ने भी करा, और राहुल गांधी ने जिनको किराए पर लेकर जनता मंतर पर भेजा उन्होंने भी करा। उन्होंने बॉलीवुड के कई फिल्म निर्माताओं को और कई तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स को पैसे बताया जा रहा है, पैसे दिए राहुल गांधी ने, और उनसे कहा कि चलो मुझे तो अभिजीत दीप के जनता मंतर पर मंच पर नहीं आने देगा, आप पहुंच जाओ। और वहाँ पर जाकर उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करा। यदि कोई ये समझ रहा है कि इस हिंदू देवी देवताओं को गालियाँ देने से कांग्रेस का वोट बढ़ गया, तो वो गलत फहमी है।
गाली देने से जो वोट उनको मिलता है वो पहले से ही उनके पास है, कोई और वोट बढ़ा नहीं है। सवाल था जो वोट नहीं देता उसका वोट कैसे हासिल किया जाए। वो वोट उन्हीं का है जो इन देवी देवताओं को मानता है। आपने उनको गालियां दी, आपने उनको अपमानित करा, स्वाभाविक है यह वोट आपके पास नहीं आया। हाँ, यदि कुछ वोट आपके पास है तो वो वापस जरूर चला गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके अलावा इस मंच पर रोजाना कम से कम एक बार किसी न किसी वक्ता ने मांग करी उमर खालिद को रिहा किया जाए। किसी न किसी वक्ता ने मंच से खड़े होकर ये कहा उमर खालिद ने जो किया वो अच्छा किया। किसी न किसी वक्ता ने कहा कि हम शरदुल इस्लाम और उमर खालिद का समर्थन करते हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी जनता मंच और प्रोटेस्ट के मंच पर होने वाली इन गतिविधियों का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समर्थन किया। स्वाभाविक है, फिर कहूँगा इन गतिविधियों से आपका कोई वोट नहीं बढ़ा। और फिर वही बात कहूँगा कि जो इन गतिविधियों के खिलाफ से वोट मिलता है वो पहले से ही आपके पास है, तो इसलिए आपके पास कोई वोट प्लस नहीं हुआ। इसके अलावा आपने राम मंदिर को लेकर बहुत जहर उगला। यहाँ तक कि कल संसद भवन के बाहर हिंदुओं को अपमानित करने वाला एक नाट्य मंचन करवाया राहुल गांधी ने और सपा ने। हालांकि मैं आज उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात लिख लीजिए, यूपी का चुनाव आने दीजिए। ये कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो नाट्य मंचन करा है, ये यूपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो राम मंदिर के खिलाफ जो जहर उगला उससे भी ना सीजेपी को कोई वोट मिलेगा और ना राहुल गांधी का कोई वोट पड़ा। इसके अलावा वहां पर एक नहीं, दो नहीं, 50 सैकड़ों ऐसे वीडियो बने जिन्हें आप सुन नहीं सकते। ऐसे पोस्टर, ऐसे पैम्पलेट लेकर वहां पर अधिकांशतः लड़कियां आई जिनको आप पढ़ नहीं सकते या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते। खास बात यह थी कि ये लगभग सभी लड़कियां जेएनयू की थी जो इस तरीके के प्रोटेस्ट लेकर आई थी, जिन्होंने इस तरीके के वीडियो बनाए और जो इस तरीके के पैम्पलेट्स और तख्तियां लेकर आई थी। और जेएनयू में भी आयसा, एसएफआई, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, इन वामपंथी छात्र संगठनों की सदस्य थी। कुछ वो थी जो वर्तमान में जेएनयू में पढ़ रही हैं और इन छात्र संगठनों के सदस्य हैं, और कुछ वो हैं जो जेएनयू में पढ़ चुकी थी, दिल्ली में रहती हैं और इन छात्र संगठनों की सदस्य रह चुकी हैं। राहुल गांधी, आप यकीन रखिए, आपने जैसा कि चर्चा में है, 3 कंपनियों ने ऐसे पोस्टर और ऐसे वीडियो रुपए दे के बनवाए और वहां पर कुछ हजार से लेकर 50,000 रुपए तक इन लड़कियों को दिए गए कि आप ये रुपए ले लो और इस तरीके का वीडियो बना दो। इस तरीके के वीडियो से राहुल गांधी को कोई फायदा हुआ मुझे नहीं लगता, सीजेपी को कोई फायदा हुआ मुझे नहीं लगता। हाँ, राहुल गांधी को नुकसान जरूर हुआ। सवाल यह फिर फायदा कैसे हुआ? फायदा उसे हुआ जिसको शायद आप सोच नहीं सकते। नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं ये जो मेरे विरोधी मुझे गालियां देते हैं ये मेरी पूंजी है और मैं इन्हें फेंकता नहीं हूं, इन गालियों को अपनी जेब में रख लेता हूं क्योंकि ये गालियां मेरी ताकत है। मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि सीजेपी, आपके लोगों ने, इन जेएनयू के वामपंथियों ने, नेहा बोरा जो मंडली लेकर आई थी, इन लड़कियों ने, राहुल गांधी ने जो अपनी टीम भेजी थी, इन्होंने जो पोस्टर बनवाए हैं, इन्होंने जो भी कुछ ये काम किया है, इससे आप निश्चित समझिए
नरेंद्र मोदी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन भारत के जनमानस में आपकी छवि बहुत खराब हुई, क्योंकि जंतर मंतर पर भारत का जनमानस नहीं था। जंतर मंतर पर छात्र नहीं थे, जंतर मंतर पर कोई नीट देने वाला नहीं था, जंतर मंतर पर कुछ हुड़दंगी थे, कुछ उपद्रवी थे, कुछ गुंडा एलिमेंट्स थे और कुछ किराए के टट्टू थे। हो सकता है 100, 200, 500 छात्र जो नई उम्र के होंगे लगाओ कि हमारे लिए कुछ हो रहा, वो पहुंच गए हो, लेकिन वो पहुंचे होंगे तो वो भी निराश होकर वापस आए होंगे। फिलहाल मेरा ये मानना है कि जनता मंदिर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, ना इससे सीजेपी को कोई फायदा होने जा रहा है, ना इससे राहुल गांधी को कोई फायदा होने जा रहा है, लेकिन जो आपने हरकतें करी, ये हरकतें नरेंद्र मोदी का वोट बैंक बहुत बढ़ाने में सफल होगी। और आप मेरी इस बात को नोट करके रख लो, आने वाला चुनाव जो भी होगा, चाहे वो पहला चुनाव यूपी का हो, चाहे वो पहला चुनाव बिहार ये पंजाब का हो, भाजपा का वोट प्रतिशत आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अफसोस की बात यह है कि पिछले 2014 से नरेंद्र मोदी भारत की सत्ता में है, लेकिन भारत का विपक्ष दिमागी रूप से अभी तक ये नहीं समझ पाया कि हम कैसे नरेंद्र मोदी को पराजित करें। क्या पूंजी है नरेंद्र मोदी की, उस पूंजी को हम कैसे छीने, इसलिए क्योंकि भारत के विपक्ष के पास कोई थिंक टैंक नहीं है। कुछ लोगों का यह भी कहना है थिंक टैंक तो है, लेकिन उनको पैसा ऐसी ताकतों से मिलता है कि वो उनके बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए मजबूर है, और इसलिए वो उस रास्ते से हटने को तैयार नहीं है, और उधर जनता उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों मेरा ये कहना है कि जनता मंतर पर जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरीके से वहाँ हिंदी देवी देवताओं को गालियाँ दी गई, जिस तरीके से हिंदू आस्थाओं का अपमान करा गया, जिस तरीके से वहाँ उमर खालिद, शरीर इस्लाम जैसे ताकतों के समर्थन में नारेबाजियाँ करी गई, माहौल बनाया गया, जिस तरीके से राम मंदिर के खिलाफ जहर उगला गया, और जिस तरीके से वो पोस्टर, वो वीडियोज बनाए गए जिन्हें किसी के भी खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ भी यदि कोई बनाएगा तो भारतीय समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो भारतीय समाज को जो वीडियो, जो तख्तियाँ स्वीकार नहीं करी गई हैं, उन वीडियोज को बनाकर, उन तख्तियों को वहाँ पर लाकर जो काम करा गया है, उससे ना सीजेपी को फ़ायदा हुआ है, ना राहुल गांधी को फ़ायदा हुआ है। इसलिए दोस्तों, यदि आप नरेंद्र मोदी के समर्थक हो तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लिखकर यह बात दे सकता हूं कि सीजेपी का प्रोटेस्ट में राहुल गांधी ने जो हरकतें करी हैं, अभिजीत दीपे ने जो हरकतें करी हैं, और इनकी टीम ने, और निया बोरा की टीम ने जो हरकतें करी हैं, ये हरकतें नरेंद्र मोदी को और फायदा देंगी। फिलहाल चर्चा का विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए चलते चलते आपसे बस अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।